नमस्कार बच्चों। देखिए, दूसरा है कविता आपकी सुमित्रा नंदन पंत की, आ धरती कितना देती है। देखिए, इसके पहले था नौका विहार, दूसरी कविता थी मानव और तीसरी कविता है आपकी आ धरती कितना देती है, सुमित्रा नंदन पंत की। जो जानते हैं आप, छायावादी कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि। अब इसको तो भूलना नहीं है क्योंकि संदर्भ में लिखना है, इसलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं। अब आप लोग भूलिएगा मत। अब इसमें है संदर्भ में कि आ धरती कितना देती है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत ने किसके बारे में बताया है। तो जैसा कि हमने देखा कि इन्होंने सबके बारे में, प्रकृति के बारे में, मानव के बारे में जो वर्णन किया है उसमें बताया है कि जैसे मानव में था कि ये कवि ने पहले मनुष्य के नैसर्गिक शोभन और सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य का सुकोमल वर्णन करता है, फिर उसके आत्मिक सौंदर्य पर व्यापक। अब इसमें देखिए क्या है, आ धरती कितना देती में जैसे सुमित्रा नंदन पंत की आपने देखा युगांत युगवाणी जो रचना थी जिससे का चला, और छायावाद के जो प्रकृति के सर्वमान्य कवि, आपने प्रकृति का जितना अच्छा वर्णन सुमित्रा नंदन पंत ने किया है शायद किसी कवि ने नहीं किया। और इन्होंने यहाँ देखेंगे इसके पहले वाली जो कविता है इसमें मानव की सुंदरता की, जो प्रकृति तो है ही, उसके सारे उपादान भी उस मानव के लिए बने हैं, ऐसा इन्होंने वर्णन किया। और देखिए इसमें आ धरती कितना देती में इन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। आपने ये पंक्ति संस्कृत में सुना होगा कि जननी हमारी मातृभूमि है, ये जो हमारी पृथ्वी है हमारी जननी है, मतलब माता है। जैसे कि एक माँ तो होती है जो 9 महीने पालती है, कुछ साल, 3 साल 4 साल 5 साल तक बच्चों को देखती है, उसको खिलाती पिलाती रखती है। लेकिन ये जो धरती है वो आजन्म हमें, जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तब तक हमारा पालन पोषण करती है प्रकृति के द्वारा और सारे नियमों के द्वारा। अब इसमें देखिए धरती क्या कहती है कि ये जो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी की भावना मानने वाले इस देश में माता और धरती माता का अद्वितीय स्थान है। माता, एक माता को मानते हैं कि एक माँ है और एक दूसरी माँ धरती माता को मानते हैं। अब इसमें है कि किंतु माता और धरती माता में अंतर है। माता अपने बच्चों को अपनी कोख में से जहाँ पैदा करती है वहाँ धरती माता उसे उसके अंतिम समय में अपने कोख में समेटे रहती है। देखिए कितना अच्छा वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है, इस माँ का परिचय दिया है। कौन सी माँ का? धरती माता का। अब इसमें कहते हैं कि ये तो अंत तक, जब हम जन्म लेते हैं तब तक उसकी गोद में खेलते हैं, कोख में रहते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है फिर उसी मिट्टी में, उस धरती में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। एक ऐसी माँ है हमारी धरती माता। इसी का कवि ने वर्णन किया है कि एक बात और है कि जो माता है कभी अपना दूध पिलाती है, पालन पोषण करती है, जबकि धरती माता अपने बच्चों को आजीवन अपने कोख में उत्पन्न नाना प्रकार के अनाज, फल फूल, साग सब्जी से पालती पोसती है। इस दृष्टि से देखें तो, विचार करें तो स्पष्ट है कि धरती माता का स्थान माता से कम नहीं है, अपितु उससे भी बढ़कर हो जाता है। लेकिन माता अपने बच्चे की लालच तृष्णा, चाहे समझे न समझे और चाहे समझकर भी अनजान बनी रहे, लेकिन ये धरती मनुष्य को लालच या तृष्णा से कुछ नहीं देती है। देखिए यहाँ पे जो मनुष्य लालच करता है, तृष्णा करता है, तृष्णा माने होता है प्यास, मतलब और चीज़ का मतलब चाहिए, उसको तृष्णा कहते हैं। कि जब इसकी प्यास की बहुत ज़्यादा ले लें तो ये ऐसी धरती माता नहीं करती है, क्योंकि रियल में जो माँ होती है वो तो इससे अनजान होती है कि मेरा बेटा क्या चाहता है, लेकिन ये धरती माँ उससे मतलब परिचित है। वो कहती है कि यहाँ धरती मनुष्य को लालच या तृष्णा से कुछ नहीं देती। कभी अपना अनुभव लिखता है कि जब बचपन में अपने तृष्णा के वशीभूत होकर, मतलब अपनी प्यास के वशीभूत होकर या विशेष कामना रखकर मैंने क्या किया था कि छिपकर पैसे बो दिए थे। पैसा बोने पे अगर पेड़ उगता, बहुत सारे पैसे हो जाते तो शायद हम यहाँ नहीं होते, आप लोग भी कोई वर्क नहीं करते, सब लोग वही बीज बोते और खूब सारा पैसा घर में आ जाता। ऐसा होता ना कि धरती माता ये नहीं करती है। धरती माता आपको बीज से अनाज पैदा कर देगी, पेड़ हो जाएगा, फल आ जाएगा, लेकिन ये कहिए कि तृष्णा से वशीभूत होगा। तृष्णा वशीभूत मतलब अन्यत्र कामना करने पर या लालच करने पर, लोभ करने पर धरती माँ कुछ नहीं देगी। अगर ये बचपन में, ये कवि यहाँ पे यही बता रहा है कि मैंने तृष्णा के वशीभूत होकर बचपन में पैसे बो दिए थे, लेकिन वो क्या हुए, नहीं फले फूले, और एक सेम का बीज मेरे आंगन में फला फूला। यहाँ पे वही कवि यहाँ इस कविता में उसी का वर्णन कहता है
कि जो उन पैसे नहीं, जबकि उस धरती में सेम के बीज बो दिए तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ गई और इतने फल दिए कि पूरे जाड़े भर सुबह शाम घर परिवार अड़ोस पड़ोस गांव मित्र सब लोग ने खाया। वास्तव में ये रत्न प्रवेशनी धरती उतना ही देती है जितना मानव के लिए उपयोगी है, आवश्यकता है। इसलिए इसमें समता और ममता के बीज बोने चाहिए, अन्य बीज ही बोना चाहिए। कवि का कथन अक्षरशः सत्य ही है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। अब यहाँ पे कवि की देखिए कविता, उसकी अनभिज्ञता, उसका बचपना, वो किस तरीके से एक मानव को अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जा रहा है। अब देखिए, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। यहाँ पे कवि कौन कवि हैं? यहाँ पंत जी हैं। इन्होंने ही तो बोया होगा, क्योंकि इन्हीं का तो अनुभव ये बोल रहा है, हमारा तो अनुभव नहीं। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि हमारा अनुभव इनसे मिले, अगर हो सकता है ऐसा कई लोग किए होंगे। लेकिन ये कवि का है कि पंत जी अपने बाल जीवन में, यहाँ कवि ने बालक के स्वभाव का वर्णन किया है। प्रसंग क्या है? संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग क्या है? जैसे संदर्भ में आपने कहा कि संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश या पंक्ति प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित आ धरती कितना देती है कविता से लिया गया है। प्रसंग में होगा कि यहाँ पे बाल स्वभाव का वर्णन किया गया है, यहाँ कवि ने बालक के स्वभाव का वर्णन किया है। व्याख्या में होगा पंत जी ने अपने बाल जीवन को याद करते हुए, जैसा कि हमने कहा है कि पहला संदर्भ में कहाँ से आया, कहाँ से लिया गया है, प्रसंग में किसके बारे में कहा गया है, और व्याख्या हम अपनी भाषा में, जिसको हम आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये तो हो गया साहित्यकार की भाषा, ये साहित्यकार कवि की भाषा हुई। अब हम अपनी भाषा व्याख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसे ही को हम क्या कहते हैं? व्याख्या कहते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी, और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी में न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावरे बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोया था और तृष्णा को सींचा था, ममता को रोपा था और तृष्णा को सींचा था। यहाँ पे कवि कह रहा है, देखिए इस कविता के माध्यम से बता रहा है, ये बात बचपन की नहीं, यहाँ मानव के मतलब बचपने की। मानव बड़ा होकर भी उसके अंदर जब अज्ञान रहता है, अबोध बना रहता है, तब वह उसका स्वभाव जो है बालक की तरह होगा। यहाँ पे देखिए कहा है कवि ने कि जो याद करते हुए कहते हैं, अपने बचपन को याद करते कहते हैं कि लोगों की निगाह से बचकर सिक्कों का मैंने एक बीज बोया था और सोचा था, मैंने छुटपन में छिप कर, मतलब लोगों से छिप कर, कि कोई जान न जाए, कहीं ये मेरा बीज जान जाएंगे तो पेड़ उगेगा तो सब लोग लगाने लगेंगे, ऐसा भी करके मतलब मैंने छिप कर पैसे के बीज बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, कल्पना किया था कभी कि अगर ये पैसे का पेड़ जब उगेगा तो हमारे यहाँ बहुत धन समृद्धि, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी, रुपयों की पूरी फसल लग जाएगी, खेतों खेत में पूरे हज़ारों के नोट पूरे लगे रहेंगे, सिक्के लगे रहेंगे आपके, और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। यहाँ पे कवि ने यही सोचा था कि इनके प्यारे प्यारे पेड़ उगेंगे, इन पेड़ों की शाखाओं में सिक्के फलेंगे और सुंदर सिक्के हवा के झोंके के प्रभाव से आकर खनका करेंगे, और रुपयों की ये फसलें मुझे मोटा सेठ बना देगी, मतलब मैं अमीर बन जाऊंगा और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा। लेकिन ऐसा तो सोचा था किसने? कवि ने, अज्ञानतावश, तृष्णावश। लेकिन क्या हुआ? ये बंजर धरती नहीं थी, बंजर उसकी सोच थी, जिसमें एक न अंकुर फूटा, जिसमें रुपये की फसलें मुझे, उसने कहा कि कवि ने यहाँ कल्पना सत्कार नहीं हुई, एक भी सिक्का क्या हुआ? अंकुरित नहीं हुआ। तो क्या हो गया? कवि यहाँ पे निराश हो गया कि मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हुआ। अक्सर ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते हैं रातों रातों मैं करोड़पति बन जाऊं, ऐसा हो जाए, बिना मेहनत के कोई हो जाए, लेकिन नहीं, ये धरती उसी को देती है जो मेहनत करता है, कर्म करता है। बंध्या मिट्टी में एक न भी पैसा उगला। यहाँ पे बंध्या मिट्टी उसको कह रहे कि परिणामतः सपनों का जो तृष्णाघात हो गया, सारे सपने क्या हो गए? टूट गए। यद्यपि इसके बारे में मैं निरंतर इस बात की प्रतीक्षा करता रहा, बंध्या मिट्टी में एक भी पैसा नहीं उगला। ये मिट्टी जो थी उसमें एक भी पैसा नहीं उगला, कुछ भी नहीं हुआ। सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए, सपने जो देखे थे रात में सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक, और मैं हताश होकर, मतलब
मतलब दुखी होकर बाट जोहता रहा कई दिनों तक, शायद अभी पैसा उग जाए, ऐसा कवि सोच रहा था। बाल कल्पना के अपलक पांवरे बिछाकर, जो बाल कल्पना जो हमारी बालक बुद्धि अबोध बुद्धि थी वो अभी भी अपलक होकर अपनी आंखें बिछाकर ये जो रही थी इस ममता को। कहते हैं कि यद्यपि निरंतर इस बात की प्रतीक्षा करता रहा और देर सवेरे कभी न कभी ये रुपए अंकुरित होंगे, और देर सवेरे ये क्या होगा, ये रुपए क्या हो गए, अंकुरित होंगे। मैंने एकटक अंकुरण की क्या हुई, बाल मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था और तृष्णा को सींचा था। यहाँ पे कह रहा है कि एकटक मैं कभी न कभी ये रुपए अंकुरित होंगे, मैंने एकटक अंकुरण की प्रतीक्षा की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वस्तुतः यह अंकुरण का कारण यह था कि मैंने अज्ञानतावश लोभ और मोह के वशीभूत होकर इन बीजों को रोपा था। यही इसका कारण था, क्योंकि इसको मैंने किससे सींचा था, तृष्णा से सींचा था। यहाँ पे कवि ने देखिए अपने अज्ञानता, अपने अबोधता के बारे में कहा है और इसके माध्यम से ये कई लोगों को संदेश भी दे रहा है कवि। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको पढ़ाने के लिए दिया है और आपको पढ़ने के लिए नहीं, इसके कारण इसका कोई मतलब बोध दिया है कि अज्ञानतावश हम कई काम ऐसे करते हैं जिसका कोई भी क्या कर्म नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। यहाँ पे यही कवि कह रहा है। अब आगे की कविता है कि इसमें इन्होंने बीज बोया और अब इसके आगे है अर्ध सती हहराती निकल गई है तब से। जैसे अभी तो बीज पेड़ का बीज सिक्कों का बीज बोए थे कौन, कवि सुमित्रा नंदन पंत। अब इसके बाद है सेम के बीज बोए हैं। अब इन्होंने सेम का बीज जो लगाया था, एक तो तृष्णा से बोया था पैसों का बीज, तो वो सेम का जो बीज है उसका कवि कह रहे हैं पढ़न कि अब यहाँ कवि बोए सेम के बीज की व्यंजना करता है। आंगन में एक सेम का बीज था, वो भी पड़ा था, वो जम गया था, अंकुरित हो गया था और उसका वर्णन कर रहे हैं। एक तरफ तो उसने सिक्के बोए थे कवि ने, और एक तरफ ये जो आंगन में एक पड़ा बीज था, सेम का बीज था, वो पड़ा था, वो क्या हो गया, अंकुरित हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है कवि ने कि प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित कविता आ धरती कितना देती है से उद्धृत है। ठीक, अब ये प्रसंग में जो होगा कि कवि इसमें बोए सेम के बीज की व्यंजना की है। इसके पहले किसकी व्यंजना की थी, पैसे की, सिक्कों की। जो सिक्का बोया था वो तो नहीं होगा, वो तो अंकुरण ही उसका नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आंगन में जो पड़ा एक सेम का बीज था, सेम का बीज, उसका अंकुरण हुआ। अब देखिए इसमें क्या होता है, कवि कहते हैं कि पंत जी उन रुपयों पैसों को बोए हुए 50 वर्ष हो गए, तब से कितनी ही बसंत ऋतु और पतझड़ आए और चुपचाप चले गए, और तपती हुई ग्रीष्म में आई, फूलती हुई वर्षा आई, मुस्कुराती शरद आई और कांपती हुई हेमंत आई, लेकिन वो फूल वो तो नहीं फला, लेकिन फले फूले मल खिले। और जब भी गहरी और धुंधली इच्छा हुई काले बादल पृथ्वी पर बरसे, तो मैंने किसी ममता अथवा तृष्णा से नहीं, बल्कि वैसे कुतूहल बस मतलब ऐसे हंसी मजाक में आंगन में एक कोने में पृथ्वी और उंगली के कुरेद कर मिट्टी के नीचे सेम के बीज इस प्रकार दबा दिए मानो धरती के अंचल में मैंने प्राण और रत्न बांध दिए हों। ऐसे कुतूहल मजाक बस ऐसे ही मैंने क्या किया, एक आंगन में सेम का बीज डाल दिया था, तो वो क्या हो गया, इस अर्ध सती हर्राती निकट गए, तब से कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। किसको देखते हुए, उस बीज को जो पैसे का बीज कवि ने बोया था। ग्रीष्म तपे, ग्रीष्म भी गर्मी बीत गई, वर्षा झूली सर्दे मुस्कुराती, कई ऋतुएं भी बीत गईं। सीसी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन, पेड़ पत्ते निकले और वन भी मतलब हरे भरे हुए झड़ भी गए। और जब भी फिर से गड़ी उदी लालसा लिए, तब भी जो लालसा लिए जो गाड़े थे पैसे, वो क्या हुए, नहीं उगे। गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहल, तब तक अब धरती पर जब कजरारे बादल बरसने लगे, मैंने कई बार लालसा इच्छा हुई, लेकिन वो कई ऋतुएं बीती, लेकिन वो पैसों का बीज नहीं उगा। लेकिन तब तक बारिश का मौसम था, मैंने कौतूहलवश, मजाकवश या ऐसे ही कौतूहलवश आंगन के कोने में कवि ने क्या किया, गीली तह को यूं ही, गीली तह जो मिट्टी का गीली मिट्टी थी, उसको थोड़ा सा ऐसे ही कुरेद कर उंगली से ही उसको सहलाकर उस बीज को सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, और उस सेम के बीज को क्या हुआ, मिट्टी के नीचे दबा दिए, और भू के अंचल में माटी मड़िक बांध दिए। और जैसे भू के आंचल में, भू का जो पृथ्वी का जो आंचल है, उसमें जैसे कोई मड़िक बांध दिया, कोई रत्न बांध दिया हो, इस प्रकार मैंने वो बीज बांध दिया। अब यहाँ पे कवि कहते हैं
आगे की जिस प्रकार मैंने अपना किया कि अर्धसतीय हो गया, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, क्योंकि एक तो सिक्का बोया तो वो तो होश था कि मैंने एक सिक्का बोया था। देखिए इसके बाद जो है कि मैं फिर भूल गया, जैसा सेम का बीज बोया कवि ने, पहले पैसे का बीज बोया, उसको कई सदियों तक देखा, कई महीनों तक देखा, लेकिन वो कोई अंकुरण नहीं होता है। लेकिन कौतूहल बस फिर कवि ने जो है सेम का बीज आंगन में बो दिया, सेम का बीज बोया तो वो क्या हो गया, अंकुरित हो गया। अंकुरित होकर उसकी कली निकल गई। तो उसका कवि यहाँ वर्णन करता है कि मैं भूल तो गया था, जो सेम का बीज था उसको लगा के मैं भूल गया, लेकिन इस छोटी सी घटना को मैं फिर भूल गया, इस छोटी सी घटना को। और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन, कोई बात भी तो नहीं थी, ऐसे ही बस कौतूहल बस मैंने ऐसे गाड़ दिया था। और किंतु एक दिन जब मैं संध्या की आंगन में, शाम के टाइम आंगन में कवि बैठा है और देखा, टहल रहा था, जब सहसा मैंने जो देखा, टहल रहा था कवि और सहसा अचानक उसकी नज़र कहाँ पड़ी, जो बीज जहाँ पे बोया था वहाँ पे। उसे हर्ष विमूढ़ हो उठा, मैं विस्मय से आश्चर्यचकित हो जाता है और देखा आंगन के कोने में कई नवागत, आंगन के कोने में कई नवागत, जो नवा अंगतु मतलब कई कलियाँ छोटी छोटी छाता थाने खड़े हुए हैं। सेम का पेड़ देखे हैं? नहीं देखे हैं, देखे होंगे। सेम का पौधा मतलब उसका जो पत्तियाँ होती हैं वो छाते की तरह मतलब ऐसे फैली रहेंगी, और जब देखते हैं लताएं जब फैलती हैं चारों तरफ तो छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। जो ये बीज मैंने बोआ था वो क्या हो गया है, वो अंकुरित होकर पत्तियों का धारण रूप लिया। एक दिन कवि ने इसको तो उस बीज को लगाया लेकिन वो भूल गया था, लेकिन कवि अचानक ऐसे टहल रहा था शाम की टाइम, और वहीं उस टाइम उसने उसकी नज़र सहसा अचानक पड़ी किस पर, उस बीज पर जो छाता ताने हुए मतलब पत्तियां ले ली है, पत्तियां चारों तरफ फैल गई हैं, छोटी छोटी ताना खड़े हुए हैं। छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की, उसे छाता कहूँ या ये जीवन की विजय पताकाएं जिसने इस धरती को फाड़कर अपनी विजय पताकाएं लहरा रही हैं इस भांति, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही परी, या कहें कि वो जो नन्ही नन्ही परियां अपनी हथेलियाँ खोले हुए हैं। जो भी हो वो हरे भरे उल्लास से भरे, कवि कहता है कि जो भी था वो हरा भरा उल्लास से भरा है। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते हैं, और पंख मारकर ऐसे लग रहा है उड़ने को उत्सुक हैं। कौन? वो पौधे, वो सेम के पौधे थे, वो सेम का जो बीज था वो अंकुरित होकर पत्तियां धारण कर लिया है, डिंब तोड़कर बहुत बहती जाती है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कविता बहुत लंबी है, कितना लिखा जाए, हम थोड़ा कविता बोलते जा रहे हैं, उसका अर्थ भी बताते रहे हैं, आप सुनते रहिए, ठीक है। ये 5वां है डिंब तोड़कर, ठीक है। यहाँ से है 6वां तब से, मतलब ये पंक्ति पैराग्राफ है, इसको डस्ट करके दिया है। तो इसमें कहते हैं डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से, निर्निमेष क्षण भर मैं उसको रहा देखता। सहसा मुझे स्मरण हो गया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधे की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख बड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। देखिए अब ये जो उससे याद आ गया कि ये जो बीज था, सेम का जो बीज था वो मैंने कुछ दिन पहले बोया था। अब यहाँ पे डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से, जैसे चिड़िया अंडे के फोड़ के बाहर निकलती है, उसी तरीके से ये जो बीज था ये भी अंकुरण होकर धरती के बाहर निकल गया। निर्निमेष मतलब अचानक बिना पलक झपकाए हुए क्षण भर में उसको क्या करा, देखता रह गया। निर्निमेष मतलब अचानक आंखें फाड़ फाड़ के देखना, वो क्या हुआ, देखता रह गया कि मैं उसको रहा देखते। सहसा मुझे स्मरण हो गया, और सहसा मुझे स्मरण हो गया, याद आ गया कवि को कि ये मैंने बीज सेम के बीज कुछ दिन पहले बोए थे। अब यहाँ पे कहते हैं और उन्हीं के बौने पौधों की ये पलटन, उन्हीं बौने पौधे की ये जो पलटन है, मतलब पलटन बोलते हैं ना ग्रुप, कई लोगों का ग्रुप होता है, पूरी पलटन चली आ रही है, कहते हैं ना पलटन। ये किसका है? ये पत्तियों का, हरे हरे पत्तियों की जो चारों तरफ बिखर गई हैं। वो आश्चर्यचकित वो देखता हुआ मेरे अंतर्गत में प्रसन्नता आ जाती है, और कहते हैं कि बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधे की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब वो खड़ी है गर्व से। कभी ये दृश्य को अपनाता क्षण भर देखता रह गया। सहसा उसे स्मरण आया कि कुछ दिन पहले मैंने तो आंगन के कोने में
ये पावस ऋतु के समय सेम के बीज को बोया था, आज वही बीज अंकुरित होकर इस दशा को प्राप्त हुआ है और ये बौने पौधे किसी पलटन की तरह मेरे समक्ष खड़े हैं। गर्व से उन्नत होकर इन फौजियों के पैर भी छोटे छोटे हैं और इनको रखने के बाद लगता है कि ये कदमातल करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। फौजियों की तरह कदम पे कदम मिलाते, एक पौधा एक पत्ती इधर निकलती, एक पत्ती इधर निकलती, मतलब कदम पे कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसा साहित्य कवि ने वर्णन किया उस सेम के पौधे का। तब से उनको रहा देखते धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लय भरी झड़ियाँ। अब तब से वो देखने लगा, उसको धीरे धीरे उस पौधे को बढ़ता हुआ कवि देखने लगा। अनगिनत पत्तियों से लय भरी झड़ियाँ, अनगिनत पत्तियों से जो लय से झड़ियाँ निकलने लगी। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। अब धीरे धीरे वो कवि है देखने लग रहा है कि बेले फैल गई बलखा आंगन से लहरा। सहसा लेकर बाणे की टट्टी का हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, बेस कैसे बढ़ता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लहरोत्तरों पर सुंदर लगते थे पावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से। देखिए कवि कह रहा है, यहाँ पे वर्णन कर रहा है। हम थोड़ा सा किताब लेंगे तो आपको समझ में आएगा क्योंकि बहुत लंबी कविता है। और इसको हम बता रहे हैं कि पंत जी सेम के पौधे को जब तुरंत निरीक्षण कर रहे हैं और उसकी जो इन पौधों का विकास क्या होता है धीरे धीरे हो रहा है। और यहाँ पे लताएं विकसित होकर चारों तरफ फैल गई हैं और बल खाने और टहराने लगी हैं, लहराने लगी। चारों ओर हरे भरे मखमली, मतलब जैसे चंदोवे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, टेंट बोलते हैं, जो चादर की तरह तन गए हैं। जब आप सेम का पौधा देखिए, कोई भी लतादार वृक्ष देखते हैं तो वो जैसे ही ऊपर चढ़ता है तो वो चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है, जैसे कोई चद्दर तन गई हो। इस तरीके से यहाँ पे कवि वर्णन कर रहा है। इस प्रकार वो फैल गई और स्वरूप कवि को बहुत ही क्या अच्छा लग रहा है। कवि के हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा जब कोई भी भारा लगा हुआ पौधा खूब हरा भरा हो जाता है। नौ लताएँ ऊपर की ओर बढ़ी हुई हैं और वे भी ऊपर को तरकर अवाक, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह गया क्योंकि वो ऊपर लताएं बढ़ती जा रही हैं, वंश वृद्धि के लिए बढ़ती जा रही हैं। पुष्पों की छींटों से और जो लताएं हैं बहुत ही सुंदर है। कभी पावस ऋतु की प्रसन्न आकाश जैसी लगती है तो कभी किसी स्त्री की चोटी से लगी मोतियों जैसी और कभी सुहागिनों स्त्री के आंचल के बूटों की तरह मालूम पड़ती है। कभी अपने अपने तरीके से देख रहा है, हर तरीके से। ओह समय पर इतने कितनी फलियाँ टूटी, कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ। अब सेम का बीज बड़ा हो गया, फूल लग गए, उसमें फलियाँ लग गई। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि पतली चौड़ी फलियाँ, उफ उनकी क्या गिनती। लंबी लंबी उंगलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझे चंद्रकलाओं सी नित बढ़ती। सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिलमिल कर कचपकिया तारों सी। आ इतनी फलियाँ टूटी जाड़ों भर खाई। सुबह शाम घर में पकी पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोग में बंटवाई। और बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने भी जी भर कर रात मोहल्ले भर ने खाई। कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ। ये सेम का जो बीज एक कवि ने बोया था वो क्या हो गया, अब वो फलने फूलने लगा। उसके सामने देखते ही देखते वो वृक्ष क्या बहुत बड़ा हो गया, चारों तरफ फैलने लगा, फूल ले लिया, कलियाँ, और इतना फल लगा उसमें, इतना फल लगा कि हमने तो खाया, हमारे परिवार के भी खाए, पड़ोसी भी खाए, गाँव के भी लोग खाए, रिश्तेदार भी खाए और मांगने वाले भी खाए। सभी लोग कहते हैं कि इसको जितने भी जहाँ इन्हें ना भिजवाया गया हो वहाँ इतना फल हुआ कि मोहल्ले का कोई घर नहीं बचा। वस्तुतः ये प्रबुद्ध फलियाँ कितनी सुंदर और सुस्वाद थी, इसका आकलन नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे मतलब फलियों का स्वाभाविक वर्णन, उसके विकास का वर्णन बताया। अब देखिए लास्ट लाइन है, यह धरती कितना देती है धरती माता। ये धरती कितना देती है आप तो जानते हैं, इतने सालों सालों से ये वंश परंपरा, ये मानव पशु पक्षी कितने भी लोग हैं, ये किससे चल रहे हैं, किससे सींच रहे हैं, किससे इनका विकास हो रहा है, तो ये धरती के द्वारा। तो यहाँ पे कवि यही कहता है कि धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उनके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर, रत्न
प्रवासिनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। इसमें बच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। यहाँ पंत जी कहते हैं धरती के मनुष्य पर बहुत उपकार है। ये धरती कितना देती है, धरती मात्रा कि कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, ये बहुत उपकार है। जो जिस माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ी करती है, उसी तरह यह हमें धरती गोद में खेल कर बड़े होती है। उसमें पैदा हुए अन्न को खाकर हमारा शरीर पुष्ट और बलवान होता है। हमारे पास चाहे जितना पैसा हो, लेकिन यदि खाने को अनाज न हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। कहते बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस, बचपन में मतलब अज्ञान बस मैंने लोभ बस जो पैसा बोया था, छी ये तो गलत चीज़ थी। ये तो हमारी धरती रत्न देती है, रत्न यहाँ पे कवि कहता है कि इसमें बच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। इससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें, मानव की जीवन श्रम में हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि देखिए यही कहता है कि हम पैसे के लोभ में जो लोग धरती की महिमा को भुला देते हैं, वे बच्चों की तरह भोले और मूर्ख हैं। हम सब मिलकर आपसी भेदभाव को भुलाकर अपनी पूरी शक्ति के साथ परिश्रम करें तो हमें खेती से इतना अनाज मिलेगा कि सब और खुशहाली आ जाएगी, समाज में कोई भूखा नंगा ना रहेगा। कहावत ये है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, वैसा ही पाएंगे, ऐसा कवि कहता है। यहाँ पे जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। खेती और खेतीहर किसान की महिमा का गान किया है। अगर हम काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं तो यहाँ पे खेतीहर और किसानों का गान किया गया है, ठीक है। और यहाँ ये भी बताया गया है, कवि ने यही कहा है कि बचपन में जैसे बचपन की बात, बचपन बच्चा नहीं की बात है, अज्ञानता। जब तक हमारे पास अज्ञानता है तब तक हम क्या करेंगे, लोभ बस मतलब कुछ भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कवि ने समता का भाव जगाने के लिए कहा है कि सभी में समता का, एकता का भाव आएगा और सभी परिश्रम करके, कर्म करके इस धरती में ही रत्न निकल सकता है। ये धरती हमें बहुत देती है और ये हमें पुत्र के समान पाल पोस कर बड़ा की है। यहाँ तक कि हमारे शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाती है। अपने जितने भी इसमें धरती से हमारे जितने भी रत्न निकल रहे हैं, हमारे खाने पीने के पदार्थ निकल रहे हैं, ये मनुष्य के लिए सर्वाधिक है। अब यहाँ पे कवि समता का ही परिचय कि हम अपने समानता को बनाए रखें, अपने व्यवहार को बनाए रखें। यहाँ पे यही कह रहा है कि हम सब मिलकर आपसी भेदभाव को भुलाकर अपनी पूरी शक्ति के साथ परिश्रम करें तो हमें खेती से इतना उत्पादन मिलेगा कि कहते हैं कि आप सुने होंगे एक फिल्मों में गाना भी है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। देखिए गाना एक कवि या एक साहित्यकार उस चीज़ को एकदम गहन तरीके से अनुभव करता है, अनुभूति करता है, जिसको हम सामने से निकल जाते हैं। हम लोग शायद इस पे नहीं जानते कितने लोगों का एहसान होता है। कहते हैं हमारे सामने जो बोला है हम उसी का एहसान। अरे इस प्रकृति ने, इस ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसका हम एहसान, इसको हम मानते ही नहीं हैं। जिसको देखिए कवि परिचय करा रहा है कि हमारे इससे भी बढ़कर बहुत लोग हैं जो हमारा सामान देते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे मतलब हमको थामे हुए हैं, सहारा है हमारे। वही प्रकृति, वही ईश्वर, वही आत्मा परमात्मा, जिससे ये ईश्वर का, जिससे कवि का जो मन है क्या होता है, मिल जाता है। और या आप देखेंगे कि जितने भी छायावाद या किसी भी कवि में वो रहस्यवाद में, वो मतलब रहस्यवाद के द्वारा एक आत्मा परमात्मा, आध्यात्मिक प्रकृति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सौंदर्य के द्वारा आध्यात्मिकता का भी परिचय देते हैं। ठीक है, आपने ये देखा आज की कविता 2-3 कविता कंप्लीट हो गई सुमित्रा नंदन पंत की। एक पहला नौका विहार, दूसरी कविता आपकी थी दूसरी कविता पहला नौका विहार था, फिर थी मानव, और तीसरी कविता आपकी धरती कितना देती है। जैसे नौका विहार में था प्रकृति का वर्णन, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया था, और मानव में है तो मानव की सुंदरता के बारे में कि एक सर्वोत्तम कृति अगर मानी जाए सृष्टि की तो ये क्या है, सबसे बड़ी रचना क्या है, ये मानव है, मानव का शरीर है। और यहाँ आप ये धरती कितना देती है, इसमें कवि ने इस संसार में कि ये धरती ही हमें सब कुछ, ये मेरी माँ है, उसकी जननी, उस जननी का परिचय कराने के लिए
उस जननी का परिचय इसमें कराया है कि किस प्रकार ये माँ हमको पालन पोषण करती है, कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी की भावना को इस देश में माता और धरती माता का अद्वितीय स्थान है। इसीलिए कवि ने इसमें कवि का अनुभव लिखता है कि जब बचपन में तृष्णा के बसबूत हो छिपकर पैसे बोए थे तो ये धरती कोख बंजर हो गई और उन पैसे में जब एक भी अंकुर नहीं फूटा, जबकि उसी धरती में सेम के बीज बो दिए तो यह धरती उर्वरा हो गई और इतने फल दिए कि पूरे जाड़े भर सुबह शाम सभी लोगों ने खाया। तो इसलिए वास्तव में यह रत्न प्रवशनी धरती उतना ही देती है जितना मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो, आवश्यक है। इसलिए इसमें समता और ममता के बीज बोने चाहिए, अन्य बीज नहीं बोना चाहिए। कवि का कथन अच्छा सत्य है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही पाएंगे। यहाँ पे देखिए कलदार हो गया, छुटपन हो गया, छोटेपन, बचपन की बात, और बंध्या माने होता है बांझ। जैसे शब्दार्थ आप संदर्भ सहित व्याख्या लिखते हैं तो संदर्भ भी लिख सकते हैं, नीचे संदर्भ शब्दार्थ करके भी लिख सकते हैं। शब्दार्थ में जैसे कठिन शब्द हुए, जो कठिन शब्द है विस्मय मतलब हो गया अचानक, ठीक है। शब्दार्थ में उसका अर्थ भी शब्दार्थ हेक्टिंग डाल के कठिन शब्दों का अर्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो हो गया संदर्भ, हो गया प्रसंग, व्याख्या और काव्य विशेष में इसी के बारे में आपको लिखना है। आप देखते हैं क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में होता है सबसे ज़्यादा मार्क्स के आपका संदर्भ सहित व्याख्या ही आता है। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपके नंबर इसमें कटते नहीं हैं। संदर्भ सही होना चाहिए कि किस कवि का है, प्रसंग इसमें किसके बारे में दिया गया है, व्याख्या उसको अपने ढंग से बता देना है। बस इतना हो गया संदर्भ सहित व्याख्या, ठीक है। और अब आपका ये कविता समाप्त हो गई, ठीक है। धन्यवाद।